इस बाइक की कीमत कितनी होगी? क्या आप इसे खरीद पाएंगे? ये आप तुरंत जानना चाहते हो, लेकिन कीमत जानने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, ये आपको आगे बताऊंगा। पहले आप इस बाइक की खूबियों के बारे में सुन लीजिए। 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ान भरने वाली बाइक है, और यह बाइक जमीन से 100 फीट ऊपर उड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्लेन की रेंज में चले जाएंगे और प्लेन उड़ रही है और आप सामने से बाइक लेकर आगे पायलट करा हटो हटो, उतना ऊपर नहीं जाएगी। 100 फीट ऊपर उड़ेगी और 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी, मतलब जैसे 100 की स्पीड में आप चला पाएंगे। स्पीडर एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक है जो एक बार में करीब 30 से 40 मिनट तक हवा में उड़ान भर सकती है। मतलब एक बार चार्ज हो गई तो 30-40 मिनट तक उड़ सकती है। लेकिन अगर उड़ते हुए जाना है तो 30-40 मिनट तो बहुत है। यहां से वहां पहुंच गए आप, यहां से निकले नोएडा से और दिल्ली में छतरपुर में शादी अटेंड किए, वहां चार्जिंग में लगाए, अब बिना ट्रैफिक के उड़ते हुए वापस आ गए। ट्रैफिक का झंझट ही नहीं। हालांकि इसकी रेंज बढ़ाने पर अभी काम चल रहा है। स्पीडर का वजन है 136 किलोग्राम, लेकिन अपने साथ 272 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकती है। इस बाइक में 8 टरबाइन यानी पंखे का इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी उड़ान को सुरक्षित और आसान बना देता है। खास बात यह है कि इस बाइक को इंसान भी उड़ा सकते हैं और इसे रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रैफिक और टाइम बचाने के अलावा इसे मेडिकल इमरजेंसी, आग बुझाने और सेना के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब आपके उस सवाल पर आता हूं जो आपके मन में सबसे ज्यादा उठ रहा है कि इसकी कीमत कितनी है। इसकी कीमत है लगभग 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़ रुपए सुनकर आपके फिलहाल तोते उड़ गए, तो बाइक तो बाद में उड़ाइएगा, पहले उड़ते तोतों को पकड़िए। कीमत 6 करोड़ रुपए है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह की बाइक बनाने वाली गिनी चुनी कंपनियां हैं। लेकिन जैसे ही और कंपनियां इसके प्रोडक्शन में उतरेंगी तो दाम भी कम होता चला जाएगा, और ये आपको देख के समझ में आएगा कि भविष्य क्या है हमारा। आज की डेट में कई बार ऐसे चर्चा होती है तो लोग कहते हैं इतना तो एडवांस सब आ गया, अब इसके बाद क्या होगा। तो बॉस हो सकता है 2040-50 तक यही हो जाए कि बाइक नीचे चल रही है और ऊपर उड़ने वाली बाइक चल रही है। इस बाइक को जापान की स्टार्टअप कंपनी है एरकिन्स टेक्नोलॉजीज, उसने बनाया है, और जापान में इसका नाम है टुर्सीमो, जबकि अमेरिका में इसका नाम स्पीडर है। अमेरिका में इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है, मतलब लोग खरीदना शुरू कर दिए। पिछले साल सितंबर में अमेरिका के डेट्रॉइट ऑटो शो में इस बाइक को लॉन्च किया गया था, और तब से इसका इंतजार हो रहा था। फिलहाल जापान ने इस तरह की सिर्फ 200 बाइक बनाई। आप में से बहुत से लोगों को इस बाइक की ड्राइविंग बहुत आसान लग रही होगी, यार देख के तो लग रहा कि बैठे और उड़ गए, जैसे आप अपनी बाइक में किक मारते हैं और चल देते हैं। वैसा इसके साथ नहीं। आज आपको इस बाइक से जुड़े कुछ नियम कायदे भी बता देता हूं, वो आपको जानने चाहिए कि ऐसा नहीं कि बाइक उठाए और चल दी। इसे चलाने से पहले बाकायदा पूरी ट्रेनिंग होगी बॉस। जैसे पायलट को ट्रेनिंग मिलती है, वैसे ही उसी तरह से इस बाइक को चलाने वाले को ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि अगर आपको आता नहीं है, आप सोचे बाइक में उठे बैठे चल दिए, चल पिंटू बैठ अपन चलते हैं, इधर पिंटू नीचे गिरा, आप चिंटू के घर पे गिरे, और बाइक जो है वो मिंटू के घर पे गिरा, तो तीनों तीन क्षेत्र में चले जाएंगे। तो इसलिए पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही यह तय किया जाएगा कि राइडर इस बाइक को उड़ाने के लायक है या नहीं। तो ऐसा नहीं कि आपको बाइक बेच दी और उसके बाद कहेंगे अरे आपसे तो उड़ेगा नहीं बॉस, आप रखिए घर पे। पहले आपको चेक करेंगे कि बॉस आप उड़ाने लायक हैं कि नहीं। किसी भी रास्ते से होकर उड़ाया नहीं जा सकता। जिस तरह से सड़क बनी होती है, एक रूट होता है, ट्रेन का रूट होता है, हवाई रूट होता है, वैसे ही इसका भी एक रूट तय किया जाएगा कि इसी रूट से आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि निकले और घाए घाए कहीं मुड़ रहे हैं, कहीं चल दिए। इसके लिए भी एरियल व्हीकल का ऑनलाइन सिस्टम होगा। इस सिस्टम को में हर सेकंड का अपडेट होगा, कौन सी एरियल व्हीकल कहां जा रही है, उसकी स्पीड क्या है, यह सब आता रहेगा। यह जानकारी एरियल व्हीकल के डिस्प्ले पर दिखती रहेगी। इसके अलावा एरियल व्हीकल की गति सीमा भी तय की जाएगी ताकि हवा में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। जो देश इसका इस्तेमाल करना चाहता है उसे अपनी एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन नीति तैयार करनी होगी, यानी देश को भी इसमें अपना योगदान देना होगा, पूरा एक नीति बनानी होगी भाई। दुनिया के कई देश इस पॉलिसी पर काम कर रहे हैं।
पॉलिसी तैयार कर चुके हैं, जैसे अमेरिका, जापान और यूएई इस लिस्ट में टॉप पर है। फिलहाल भारत में ऐसी कोई नीति नहीं बनी है, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि फ्लाइंग बाइक आने वाला कल है, इसलिए इसे ज्यादा दिन नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आपको दुबई पुलिस का एक वीडियो दिखाता हूं, जिसमें पुलिस ऑफिसर इस बाइक को चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। मतलब इस्तेमाल शुरू हो चुका है। हालांकि दुबई में क्राइम रेट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए यहां पुलिस को पिछले 3 साल से फ्लाइंग बाइक की ट्रेनिंग दी जा रही है। देख रहे हैं, ये पुलिस वाला भाई है, ये उड़ाना सीख रहा है। एक बार इस वीडियो को देखिए। तो इतना आसान जितना देखने में लग रहा है उतना है नहीं। बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल काम है। दुबई पुलिस अपनी यूनिट में 40 फ्लाइंग बाइक शामिल करने की तैयारी में है। जिस तरह पुलिस की बाइक पेट्रोलिंग यूनिट होती है, उसी तरह दुबई में फ्लाइंग बाइक पेट्रोलिंग यूनिट है। इस बाइक को देखकर जिन लोगों को यह डर लग रहा है कि बाइक कहीं गिर ना पड़े, तो उनके लिए हवा में उड़ने का एक दूसरा ऑप्शन भी है, और वो है फ्लाइंग कार। भविष्य देखिए ऐसा ही होगा, इसलिए आज आपको भविष्य की सैर करा रहा हूं। फ्लाइंग बाइक आपने देखी। अब यूरोप के एक देश स्लोवाकिया की कार कंपनी क्लेन विजन ने फ्लाइंग कार को तैयार किया है, उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं। इस वीडियो को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि सड़क पर यह एक सामान्य कार है और हवा में फ्लाइंग कार है। इस कार को एयरक्राफ्ट में तब्दील होने में करीब 3 मिनट का समय लगता है। यह एक हाइब्रिड कार है जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोड पर चलती है। 8000 फीट की ऊंचाई तक हवा में ट्रैवल कर सकती है। तो ये बाइक से बहुत ऊपर जा सकती है। बाइक मैंने आपको बताया 100 फीट तक जाएगी, ये 8000 फीट तक उड़ेगी, जैसे प्लेन उड़ता है। और देख रहे हैं इसके पीछे एक प्लेन उड़ भी रहा है। अच्छी बात यह है कि गाड़ी भी है, और गाड़ी से अब नहीं, अब उड़ने का मन करा। 3 मिनट में उड़ गए। मतलब आप नहीं उड़ गए, गाड़ी उड़ गई, आप गाड़ी के साथ चल रहे हैं। तो 8000 फीट तक ट्रैवल कर सकती है। इस कार को 190 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ाया जा सकता है। तो ये दूरी भी ज्यादा तय करती है। हालांकि इसमें यात्रा सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं, और ये एक बार में 200 किलो वजन झेल सकती है। तो मैक्सिमम जो है वो 100 किलो के 2 लोग बैठ सकते हैं। फ्लाइंग कार के प्रोटोटाइप को बनाने में करीब 17 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस कार में बस एक ही कमी है कि इसे टेक ऑफ और लैंड करने के लिए एक रनवे की जरूरत पड़ेगी। तो गाड़ी लेकर आप ये सोच रहे हैं कि जाम में फंस गए और बटन दबाए और ढप से उड़ गए ऊपर, वैसा हाल नहीं। इसको अभी उड़ने के लिए एक रनवे चाहिए। लेकिन ये टेक्नोलॉजीज आपको बता रही हैं कि दुनिया कैसे आने वाले कुछ सालों में बदलने वाली है। ये तो प्रोटोटाइप्स हैं, बाइक आ गई, महंगी है, सस्ती हो जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में हवा में उड़ना, बाइक चलाना, हवा में कार चलाना, ये सब संभव होगा। अच्छा, आपको 6 करोड़ की उड़ने वाली बाइक दिखा दी, 17 करोड़ की उड़ने वाली कार दिखा दी। अब आप कहें कि ना मुझे बाइक ही नहीं उड़ानी, मुझे कार भी महंगी लग रही है, लेकिन उड़ना भी है। तो एक तीसरा और सस्ता ऑप्शन भी है। यह है फ्लाइंग सूट का, जिसका नाम है जेटमैन। 2020 में दुबई में इस सूट को डिस्प्ले किया गया था, जिसमें विंस रेफे नाम के आदमी ने सूट को पहनकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरी थी। इस जेट सूट में कार्बन फाइबर विंग के साथ 4 मिनी जेट इंजन लगे हुए हैं, जिससे इसे पहनकर 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा जा सकता है। ये देख रहे हैं, ये भाई जो है वो सूट पहनकर उड़ रहा है। जैसे आप पतंग उड़ाते हैं, इस भाई ने ये सूट पहना है और ये उड़ रहा है, बाकायदा उड़ रहा है। अब इसकी कीमत भी बता देता हूं। ये एक जेट सूट जो है वो करीब 3 करोड़ 63 लाख रुपए का है। कार और बाइक से तो सस्ता है ये बॉस, लेकिन है करोड़ों का ये भी। अब उड़ना है तो थोड़े पैसे तो उड़ाने ही पड़ेंगे। बिना पैसे उड़ाए उड़ने की बात कैसे सोच रहे हैं? हालांकि आप सोच रहे होंगे कि 6 करोड़ रुपए की फ्लाइंग बाइक, 17 करोड़ रुपए की फ्लाइंग कार, 3 करोड़ 63 लाख रुपए का जेट सूट कौन खरीदेगा? तो आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में इस तरह के वाहनों के खरीदार बैठे हुए हैं। पैसा कम नहीं है लोगों के पास।
अमेरिकी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी मॉर्गन स्टैनले के एक रिसर्च पेपर के मुताबिक साल 2040 तक छोटी दूरी के उड़ान का बाजार 63 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का होगा। 63 लाख करोड़ कह रहा हूं। और आप सोचिए कि इतना पैसा लोग लगाने को तैयार बैठे, तो भविष्य में आने वाले समय में 2035-40 तक हो सकता है कि आप उड़ते हुए एक मोबाइल उसमें लगा लीजिएगा, उसी में पाठशाला देख लीजिएगा। तब तक मैं भी हो सकता है उड़ के कहीं और निकल जाऊं। खैर, इन महंगी महंगी बाइक, कार और सूट के बाद अब पाकिस्तान का चैप्टर, जो इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए ये सब औकात के बाहर की चीज है, क्योंकि उसे तो खाने के लाले पड़े। वो 2 वक्त की रोटी नहीं जुगाड़ कर पा रहा, वो उड़ने वाली बाइक खरीदेगा। उसके लिए तो ये बहुत है। पाकिस्तान को अब लोग कटोरा किंग कहने लगे हैं। पाकिस्तान की हालत यह है कि वहां प्रधानमंत्री को भी लाइट ऑफ करके मीटिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि लोगों को देने के लिए बिजली ही नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या पाकिस्तान ये सोचता होगा कि इंडिया से अलग ना हुए होते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि इंडिया आज की तारीख में दुनिया में ब्राइट स्पॉट है, इंडिया में मंदी नहीं है, दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है। और पाकिस्तान की तरफ जो है वो दुनिया अगर देखती भी है तो तुरंत उसके हाथ में कटोरा देखकर मुंह फेर लेती है, ये फिर मांगने आ गए। इन्होंने अपना अलग देश लेकर क्या बनाया बॉस? पाकिस्तान में आर्थिक बदहाली उस हालात में पहुंच चुकी है जहां सरकार की मीटिंग्स, पीएमओ की मीटिंग, प्रधानमंत्री कार्यालय की मीटिंग बिना बिजली की हो रही है बॉस। सरकारी दफ्तरों के लिए आदेश जारी हो गया कि लाइट ना जलाएं, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली नहीं है और बिजली बचाकर ही पाकिस्तान को बचाया जा सकता है। बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। जिस कमरे में यह मीटिंग हुई, उस रूम की बिजली बंद रखी गई थी। अगर जरा इसको यहां डालिए, मैं दिखाता हूं दर्शकों को। आपको इस तस्वीर को देखना चाहिए। जरा एक बार तस्वीर डालिए। ये तस्वीर देखिए, ये शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं यहां पर। भाई साहब, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अब आप देखिए, यहां जो झूमर टंगा हुआ है, ये झूमर भी सोच रहा है कि मुझे खरीदा क्यों बॉस, अगर औकात नहीं थी इसमें बिजली सप्लाई करनी। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में ये सारे झूमर जो हैं वो सिर्फ लटके हुए हैं, अंदर बिजली नहीं है। अच्छा, इनके पास वो व्यवस्था भी नहीं है जो हमारे यहाँ एक च्युइंगम नहीं आया था कि खाने के बाद दांत से लाइट मारने लगता था। वो भी ट्राई नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने क्या किया, पर्दा खोल दिया, बोला पर्दा हटा दो। अब जब दुनिया ने देख ही लिया कि हम भिखारी हैं, तो क्या पर्दा करना, हटाओ पर्दा, रोशनी आने दो। तो ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हालत है, लाइट बुझाकर पर्दा खोलकर मीटिंग करनी पड़ रही है, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा कमरे में। दिन के वक्त कमरे में खिड़कियों के पर्दे हटा दिए गए, जिससे सूरज की रोशनी आ रही है। 1-2 घंटे की मीटिंग में बिजली बंद करके पाकिस्तान की सरकार कितना पैसा बचा लेगी। यह भले ही बिजली बचत करने का एक संदेश हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के दफ्तर में बिजली का बंद होना यह बताने के लिए काफी है कि उस देश में आर्थिक स्थिति क्या है। आपको पाकिस्तान के आर्थिक हालात से जुड़ी कुछ और सच्चाई बताता हूं। पाकिस्तान सरकार को अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक में दिक्कत आ रही। कर्मचारियों को 20 से 25 दिन बाद सैलरी मिल रही। 20-25 दिन के बाद रिटायर हो चुके कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का पैसा ही नहीं दे पा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान रेलवे के पास ट्रेन चलाने के लिए सिर्फ 2 से 3 दिन का डीजल बचा है, तो वहां ट्रेन भी नहीं चल पा रही। पाकिस्तान में बिजली विभाग पर 2,43,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। 2,43,000 करोड़ का इतना कर्ज है बिजली विभाग पर अकेले। इसी वजह से पाकिस्तान के नेता, वहां के आर्मी वाले आए दिन किसी ना किसी देश में कटोरा लेकर पहुंच रहे हैं कि बॉस कुछ दे देते तो हो जाता, कुछ डाल देते इसमें। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ हैं असीम मुनीर। वो आजकल सऊदी अरब में, और इस उम्मीद के साथ सऊदी अरब गए हैं कि सऊदी अरब से फिर पैसा मिल जाए, क्योंकि अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी कई देशों के चक्कर काट कर आए। अच्छा, मैं तो कई बार सोचता हूं ये लोग बैठ के मीटिंग करते होंगे, एक दूसरे पूछते तुम कितना लाए, तुम कितना लाए, मेरा कटोरा तो खाली है। अच्छा, मैं कल जाके देखते रहा। लेकिन उनके कटोरे में किसी ने भीख डाली ही नहीं। पाकिस्तान जिन देशों से हमेशा पैसा लेकर देश चलाता रहा, वो देश भी पाकिस्तान के कटोरे में अब पैसा नहीं डाल रहे।
अच्छा, वो भी तेज स्मार्ट हो गए हैं देश, वो वादा डाल देते हैं, लो पैसा दे, वादा लो। पाकिस्तानी मीडिया में खबर है कि जनरल असीम मुनीर सऊदी अरब को डिफेंस सेक्टर में मदद का ऑफर देंगे और बदले में पाकिस्तान के लिए पैसे मांगेंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के फेल होने के बाद अब आर्मी चीफ असीम मुनीर ने पाकिस्तान को उबारने का काम शुरू किया है। मतलब जिस आदमी का काम युद्ध लड़ने का है वो जाकर भीख मांग रहा है। अच्छा, ये लड़के करेंगे भी क्या, वैसे भी हारते हैं, तो इन्होंने अच्छा ही काम ढूंढा है। आर्मी चीफ हो लेकिन जाके पैसे मांगो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। इससे पहले जब जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे, तब उन्होंने भी सऊदी अरब के आगे झोली फैलाई थी। वो भी सऊदी गए थे, फिर सऊदी अरब से पैसा लेकर आए। पाकिस्तान का खर्च ही सऊदी अरब और चीन के पैसे से ही चलता है। इस बार भी पाकिस्तान को यही उम्मीद है। एक बार वहां के वित्त मंत्री क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। मैं बड़ा उम्मीद हूं कि इन मैटर ऑफ डेज नॉट वीक्स सऊदीया विल बीफ अप देयर डिपॉजिट इंशाल्लाह। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, उनका हिस्टोरिकली निज़ाम ऐसा है कि आप एक दफ़ा वापस करते हैं, आपको भी पता है, और फिर वो आपको नए सिरे से वही फैसिलिटी देते हैं। ये भी मैं अर्ज़ कर दूं, देखिए ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। मुझे कोई यहाँ से शख्सियत बैठी जो इतने बड़े बड़े माशाल्लाह इल्म वाले हैं, बता दें कि कौन सा मुल्क है अमेरिका समेत और यूरोप समेत जो अपना एक्सटर्नल डेट इन रियल टर्म्स रिड्यूस करता है इन एनी फिजिकल ईयर अपने में। ये जो शुरू होता है वो उससे ज्यादा ही होता है जब क्लोज करते हैं अपना साल। हमारे यहाँ के विदेश मंत्री अमेरिका में अमेरिका को सुना के आते हैं, यूरोप में यूरोप को सुना कर आते हैं। इमरान खान को खड़े होकर कहना पड़ता है कि देखिए भारत जैसी विदेश नीति होनी चाहिए, रशिया से तेल ले रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। और पाकिस्तान का विदेश मंत्री बैठकर बताता है कि हम कहां कहां से भीख की उम्मीद कर रहे हैं, और बाद में उस पर लीपापोती भी करता है कि कौन सा देश कर्जा नहीं लेता, तो हम भी ले रहे हैं। पाकिस्तान की ऐसी स्थिति है कि वो ना अपने लोगों को बिजली दे पा रहा है, ना गैस दे पा रहा है, ऊपर से कह रहा है कि शाम होते ही दुकानें बंद हो क्योंकि कहीं ज्यादा लाइट ना खर्च हो जाए। पाकिस्तान में लाइट या बिजली ज्यादा खर्च ना हो, ज्यादा बिजली ना खरीदनी पड़े क्योंकि पैसा ही नहीं है, तो इसके लिए बिजली बचाने का नेशनल प्लान बना दिया गया और उसे लागू कर दिया गया। पूरे पाकिस्तान के मार्केट, रेस्टोरेंट और होटल रात 8:30 बजे तक बंद हो जाएंगे। जितने मैरिज हॉल हैं वो रात 10 बजे बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि वो अपने लोगों से कह रहा है कि जल्दी जल्दी सो जाओ और बिजली बचाओ। पाकिस्तान के बिजली बचाओ प्लान पर वहां की जनता क्या कह रही है, एक बार आपको वो भी सुनवा देता हूं। लोग ज़्यादातर शाम को निकलते हैं यहाँ पे, तो सुबह की तो यहाँ एक टाइम से, एक अरसे से दुकानदारी नहीं है। यहाँ लोग ज़्यादातर 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद निकलते हैं। 4 से लेके कुछ लोग ऑफिस के 6 बजे 7 बजे ऑफिस की छुट्टी होती है जब निकलते हैं, तो फिर कारोबार चलता है। और दिन का तो यहाँ कारोबार है नहीं, इस वजह से मुश्किलात में हमारे लिए मुश्किलात हो जाएंगी। गवर्नमेंट के लिए कहना तो आसान है। यही 8-9 बजे इनका टाइम होता है, 10 से 12-1-2 बजे तक कस्टमर होते हैं खाना खाने वाले। उसके बाद अगर ये लोग 10 बजे बंद कराएंगे तो हमारी तो रोज़ी ख़राब हो गई, हमारी रोज़ी, फिर हमें रोज़ी नहीं मिलेगी, हमारे बच्चे भूखे सोएंगे। ये जो हमने पकाया हुआ होता है, जो हम खर्चे करके बैठे हुए होते हैं सारा दिन इसी के इंतज़ार में कि रात को हमारी काम चलेगा, काम होगा। अगर ये लोग हमारे बंद करेंगे तो ये तो हमारी पेट पे लात मारने के बराबर है। इसको नहीं करना चाहिए। पहले ही से लोगों की जो ना आवाम की बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, खर्चे इतने ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आवाम परेशान है, रुल गई है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि देश चलाएं कैसे। बिजली देते हैं तो बिजली का बिल भरने के लिए पैसा नहीं, बिजली नहीं देते हैं तो लोग खुद कह रहे हैं कि भैया हम बिजनेस कैसे करेंगे, बिजनेस नहीं होगा तो देश और कर्जे में चला जाएगा। तो उनको दोनों तरफ से डसने के लिए बैठे हैं हालात। पाकिस्तान की जनता सरकार के इस अजीबोगरीब प्लान से परेशान है, लेकिन पाकिस्तान सरकार बिजली कटौती प्लान को जायज ठहराने के लिए यह तर्क दे रही है कि जिन जगहों पर रात 8 बजे तक दुकानें बंद हो जाती हैं वहां बच्चे कम पैदा होते हैं। सुनिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को। आप देखें, मैंने भाई साहब, जहाँ पे 8 बजे मार्केटें बनती हैं वहाँ पे बच्चों की जो है ना तादाद कम है पैदा होने की। आपकी कितनी एफिशिएंसी है कौम की कि रात के 1 बजे मार्केट बच्चे फिर भी ज्यादा पैदा करते हैं।
यानी बिजली कटेगी, जनसंख्या घटेगी। ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं भाई, अलग लेवल पे हैं ये लोग। पाकिस्तान प्लान ये कर रहा है, उसको लग रहा है कि भाई अब पब्लिक तो सब देख रही है ना, समझ रही है, तो कुछ भी बेचो। तो जो ये मॉल, मार्केट, मैरिज लॉन की बिजली बंद करवाएंगे, उनको इससे लग रहा है कि 6,200 करोड़ रुपए बचेंगे। ये पाकिस्तान का प्लान है, पाक का प्लान। 6,200 करोड़ बचाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। 20% सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो इससे उनको लग रहा है कि 5600 करोड़ बचेंगे। वो वर्क फ्रॉम होम से बचेंगे 5600 करोड़। ये किससे बचे रहे हैं? वर्क फ्रॉम होम, ये कटौती से, बिजली की कटौती से। एनर्जी सेविंग बल्ब और फैन बांटकर 3800 करोड़ बचाएंगे। एनर्जी सेविंग बल्ब, ESB। इन सब के साथ साथ पाकिस्तान सरकार वहां पर बिजली सरचार्ज भी बढ़ाने जा रही है। करीब 32 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगा बिजली का सरचार्ज। इससे पाकिस्तान में बिजली कितनी महंगी हो जाएगी वो भी आप समझ लीजिए। पाकिस्तान में अभी बिजली की दर है 25 रुपए प्रति यूनिट, 25 रुपए एक यूनिट बिजली है। और जब सरचार्ज लगा देंगे इसके ऊपर, तो पाकिस्तान में इसी प्रति यूनिट की कीमत हो जाएगी 57 रुपीज 1 यूनिट प्लस सरचार्ज। और जो कमर्शियल यूजर है उसके लिए तो 94 रुपए की हो जाएगी। 94 रुपए की एक यूनिट बिजली। तो वैसे ही कोई क्या जलाएगा, लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगाई है। 57-60 रुपए एक यूनिट बिजली का दीजिएगा तो आदमी बर्बाद ही हो जाएगा। पाकिस्तान में बिजली क्राइसिस के साथ साथ रसोई गैस की किल्लत भी शुरू हो गई। रसोई गैस इतनी ज्यादा महंगी हो गई है कि लोग एक एलपीजी का सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे। लोग किलो के हिसाब से एलपीजी सिलेंडर खरीद रहे हैं। पाकिस्तान से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें कुछ लोग बड़ी बड़ी थैलियों में एलपीजी गैस भरवा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, इसमें एक लड़का बड़ा सा गुब्बारा जैसे लिए जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें एलपीजी गैस भरी हुई है। प्लास्टिक की इन थैलियों में गैस भरवाना कितनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है, लेकिन महंगाई के आगे लोग अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार है। मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूं। प्लास्टिक में भर के गैस ले जा रहे हैं। पाकिस्तान में एलपीजी सिलेंडर खरीदना लोगों के बजट के बाहर हो चुका है भाई। पाकिस्तान में एलपीजी गैस की कीमत कितनी है सुन लीजिए। घरेलू एलपीजी सिलेंडर जो है उसकी कीमत है 2550 रुपए, और पाकिस्तानी रुपए में ये बता रहा हूं। और कमर्शियल एलपीजी 9804 पाकिस्तानी रुपए। पाकिस्तान में पेट्रोल 214 रुपए पाकिस्तानी रुपए में का बिक रहा है 1 लीटर, और डीजल 227 रुपए, केरोसिन 171 रुपए। पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। वहां लोग परेशान हैं, अनाज दूध पहले से महंगे हैं, अब एलपीजी गैस और पेट्रोल महंगा हो चुका है। पाकिस्तान सरकार विदेशों की कर्जदार है और चीन और सऊदी अरब के आश्रय है। अगर पाकिस्तान के आर्थिक हालात ऐसे ही बने रहे तो पाकिस्तान के दिवालिया होने में बहुत देर नहीं लगेगी। नमस्कार, टाइम्स ऑन अब भारत देख रहे हैं आप, और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में ठंड को लेकर मौसम विभाग ने फिर जारी किया अलर्ट। अगले 2 दिन शीतलहर चलने के आसार, घने कोहरे की भी वार्निंग। दिल्ली में प्रदूषण का हाल लगातार बना हुआ है खराब, जिसमें 330 दर्ज किया गया है राजधानी का औसत AQI। राजधानी दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी है। शेल्टर होम्स में बढ़ती जा रही है बेघर लोगों की तादाद। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की अगर बात करें तो शीतलहर और कोहरे से बड़ी है यात्रियों की परेशानी। कई घंटे देरी से चल रही है ट्रेन। सेना की मेहनत से लगातार बर्फबारी के बीच खुला जोजिला पास, लद्दाख के लोगों को आवाजाही में होगी सुविधा। और इसके साथ ही अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी के तट के पास रहने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। अमेरिका के सेंटा क्रूज में तूफान के कारण भारी नुकसान। तटों तक पहुंची है कई फीट ऊंची लहरें। शहर को कराया गया खाली। चेक रिपब्लिक में इस बार पड़ रही है कम ठंड। सीजन में कम बर्फबारी के कारण स्कीइंग के बिजनेस को भी काफी नुकसान होता है।
स्विट्जरलैंड में हर बार के मुकाबले पड़ रही है कम सर्दी। एल्प पहाड़ों पर नहीं दिख रही है ज्यादा बर्फ। जर्मनी में टूटा है तापमान का सारा रिकॉर्ड। सर्दी के मौसम में भी काफी हाई जा रहा है टेम्परेचर। बर्फ न पड़ने से पर्यटन प्रभावित। कंजावला मामले में छठा आरोपी गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक गाड़ी आशुतोष की ही थी, जो उसने दूसरे आरोपी अमित को चलाने के लिए दी थी। 4 दिन और बढ़ी है कंजावला केस में 5 आरोपियों की हिरासत, जिसमें रोहिणी कोर्ट में पेशी की गई। कंजावला केस में पुलिस ने कार के मालिक आशुतोष और अंकुश को भी बनाया है आरोपी। एफआईआर में जोड़ी गई है धारा 120 भी। इसके साथ ही कंजावला केस में रूट मैप तैयार कर रही पुलिस, ताकि पता कर सके कि अंजलि और आरोपियों के बीच रास्ते में तो नहीं हुई है मुलाकात। कंजावला केस में 2 सीसीटीवी फुटेज बेहद अहम है। पहला पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज है, जबकि दूसरा अंजलि के घर से निकलने का सीसीटीवी फुटेज है। बढ़ाई गई अंजलि की दोस्त निधि के घर की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। निधि का बयान, पड़ोसी भी बेहद नाराज है। अंजलि मर्डर केस में एक्शन में दिल्ली महिला आयोग। स्वाति मालीवाल ने मामले में सीबीआई जांच का दिया सुझाव। अंजलि के साकेत कोर्ट में पेश होगा श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफ्ताब, जिसमें न्यायिक हिरासत का समय खत्म होने की वजह से कोर्ट में पेशी होगी। आज तय हो जाएगा दिल्ली का मेयर, डेप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का भी होना है चुनाव। तीनों पदों के चुनाव के लिए अलग अलग रंग के होंगे बैलेट पेपर। दिल्ली सरकार का उपराज्यपाल से फिर से हुआ है टकराव। मेयर चुनाव को लेकर के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति पर हंगामा हुआ। सीएम केजरीवाल ने एलजी को लिखी चिट्ठी, कहा कि एलजी का एल्डरमैन नियुक्त करना गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने एमसीडी कमिश्नर को लिखी है चिट्ठी। 10 एल्डरमैन की नियुक्ति को बताया है असंवैधानिक। लिखा कि मेरे ऑफिस से होकर जानी चाहिए थी फाइल। एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी कांग्रेस। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने घोषणा की। मुंबई से सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली है करीब 5 लाख करोड़ का निवेश। उत्तर प्रदेश के हर जिले में खुलेगा जियो सेंटर। अडानी ग्रुप खोल सकते हैं मेडिकल कॉलेज। सीएम योगी ने यूपी में बनने वाली वेब सीरीज के लिए किया है 50% सब्सिडी का ऐलान। प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। मुंबई में बॉलीवुड सितारों से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सुनील शेट्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बॉलीवुड के बॉयकॉट पर पीएम से बात करने की अपील की है। अभिनेता सुनील शेट्टी ने टाइम्स ऑफ भारत से की खास बातचीत। कहा कि बॉलीवुड को बॉयकॉट करने से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का भी तंज। कहा कि भगवा कपड़े पहनने की बजाय थोड़ा सा मॉडर्न हो जाए योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की तरफ आकर महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक राम कदम ने कांग्रेस पर लगाए आरोप। पूछा कि हिंदू धर्म और पहचान से इतनी नफरत क्यों। हुसैन दलवाई के बयान पर बोले महंत राजदास। कहा कि कांग्रेस हमेशा भगवा के विरोध में रही है, इसीलिए देश से खत्म हो रही है कांग्रेस पार्टी। आज से मुख्य सचिवों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। 200 से ज्यादा अधिकारी होंगे शामिल। अगले हफ्ते मध्य प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इंदौर में भारतीय प्रवासी दिवस समारोह का भी उद्घाटन किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने गलवान झड़प पर कहा कि मैंने स्टैंड ऑफ में शामिल सैनिकों से खुद बात की है, उनकी बात सुनकर गर्व होता है। अमित शाह ने कांग्रेस पर राम मंदिर का मुद्दा उलझाने का आरोप लगाया। कहा कि हमने फैसला आते ही शुरू किया निर्माण। 1 जनवरी 2024 तक तैयार हो जाएगा राम मंदिर। बीजेपी की लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत 11 राज्यों के दौरे पर हैं अमित शाह। आज मणिपुर और नागालैंड में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। अमित शाह कल छत्तीसगढ़ और 8 जनवरी को आंध्र प्रदेश जाने वाले हैं। जनवरी में बंगाल, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब का भी दौरा करेंगे। जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। देवनागरी और तुमकुरू जिले में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आज 12 बड़े चेहरों के साथ 100 से ज्यादा नेता कांग्रेस में करेंगे घर वापसी। पार्टी में लौटेंगे गुलाम नबी आजाद के साथ कई नेता। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे बस चले तो रेपिस्ट और गैंगस्टरों के बाल कटवाकर बाजार में परेड करवाऊं, हथकड़ी पर रोक लगे। एसीबी मामले पर बोले हैं अशोक गहलोत। कहा कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हो रहा है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एसीबी मामले पर कहा कि राजस्थान में हर जगह करप्शन है, ऐसे आदेशों से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलेगा। एसीबी मामले में राजेंद्र राठौड़ का गहलोत सरकार पर वार। कहा कि एसीबी मामले में सीएम का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। बीएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर नीतीश कुमार का बयान। कहा कि घटना के बारे में जानकारी नहीं।
बेरोजगारी को लेकर के केंद्र और महाराष्ट्र की सरकार पर शरद पवार ने कसा तंज, कहा कि नौकरी के बिना नहीं हो पा रही है शादियां। नाम बदलने की राजनीति पर भड़के एसपी नेता अबू आजमी ने मुसलमानों का नाम खत्म करने का आरोप लगाया। श्री समेत शिखर जी नहीं बनेगा पर्यटन स्थल, जिसमें प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने वापस लिया अपना नोटिफिकेशन। श्री समेत शिखर जी स्थल के लिए केंद्र ने किया है समिति का गठन, राज्य सरकार को समिति में जैन समुदाय के 2 सदस्यों को शामिल करने का निर्देश। समेत शिखर मामले में उपवास पर बैठे एक और जैन मुनि ने त्याग दिया है अपना शरीर। 25 दिसंबर को इस पूरे मामले को लेकर के अनशन पर थे मुनि। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन की पेशी, दोनों के खिलाफ तय होंगे आरोप। और इसके साथ ही तृणमूल नेता साकेत गोखले की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्राउड फंडिंग मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी गई। धर्मांतरण को रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद चलाएगा जन जागरण अभियान, फादर और चादर से दूर रहने की दी जाएगी नसीहत। धर्मांतरण कानून के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद ने दाखिल की है याचिका, कहा कि कानून अंतरधर्म जोड़ों को परेशान करने का साधन है। एमपी के बुरहानपुर में हनुमान मंदिर समिति और दरगाह ए हकीमों में बढ़ा विवाद, ताला मामले में हिंदू संगठन के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर केस। आईएसआईएस की साजिश को लेकर के कर्नाटक के 6 जिलों में एनआईए की छापेमारी, जिसमें 2 संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्र ने आतंकी संगठन टीआरएफ पर लगाया है प्रतिबंध, अबू खुबैब और शेख सज्जाद गुल आतंकवादी घोषित, लश्कर का पॉक्स की संगठन है टीआरएफ। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर फेल होने का आरोप लगाया, पूछा कि सुधार हुआ है तो स्थानीय लोगों को आखिर हथियार क्यों दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बयान, कहा कि 370 हटाने के फैसले को वापस ले भारत। भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, एमईए ने कहा कि आंतरिक मुद्दों को दखल न दे पाकिस्तान, भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर। महिला कोच से छेड़छाड़ के मामले में आज संदीप सिंह से फिर पूछताछ कर सकती है पुलिस, गिरफ्तारी की भी संभावना। मंत्री संदीप सिंह पर आरोप लगाने वाली महिला कोच की बढ़ाई गई है सुरक्षा, 2 महिला पुलिस कांस्टेबल को किया गया है तैनात। तेलंगाना के वारंगल में हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम युवकों ने किया रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वारंगल में हिंदू लड़की के साथ रेप पर खुलासे के बाद से भड़की है बीजेपी कार्यकर्ता, जिसमें आरोपियों के घर पहुंचकर तोड़फोड़ की। इंदौर में मूर्ति तोड़ने के आरोप में शख्स गिरफ्तार, प्रार्थना नहीं सुनने के कारण भगवान से था नाराज। भोपाल में मेडिकल पीजी की छात्रा ने की है आत्महत्या, जिसमें एनेस्थीसिया के ओवरडोज से जान चली गई, काम का प्रेशर कारण बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के यवतमाल में मरीज ने डॉक्टर पर किया चाकू से हमला, गंभीर हालत में भर्ती। हापुड़ में घर में लगी है आग से हड़कंप मच गया, 11 पशुओं की मौत हो गई, आग लगने के कारण की जांच अभी जारी है। यूपी के कासगंज में ट्रेन की विद्युत लाइन की चपेट में आने से वेंडर की मौत, ट्रेन के ऊपर धू-धू कर जला वेंडर का शरीर। अलवर में ट्रैफिक हेड कांस्टेबल को ट्रक चालक ने कुचल दिया, हेड कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चंडीगढ़ पुलिस का इंस्पेक्टर प्रवेश पिछले 24 घंटे से लापता है, पुलिस विभाग को अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। एयर इंडिया के विमान में यूरिनेट का एक और मामला आया सामने, पेरिस से दिल्ली आ रहे फ्लाइट में नशे में धुत एक यात्री ने किया टॉयलेट। लिखित माफी मांगने के बाद से सुलझा एयर इंडिया के विमान में यूरिनेट का मामला, जिसमें पीड़िता ने किया माफ नहीं दर्ज कराई शिकायत। जोशीमठ भू धसाव मामले में सीएम धामी की अहम बैठक आज, आपदा प्रबंधन सचिव, सिंचाई सचिव रहेंगे मौजूद। जोशीमठ में जारी है जमीन का धंसना, धरती फटने और घरों में दरार पड़ने से कई जगह निकल रहा है पानी, अपना घर छोड़कर शेल्टर होम्स में रहने को मजबूर है लोग। एनटीपीसी और एचसीसी को जिला प्रशासन ने दिए हैं 2000 प्री फैब्रिकेटेड भवन तैयार कराने के आदेश, जोशीमठ के प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने की कवायद तेज। और जोशीमठ में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है, जिला प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ चुका है, प्रदर्शन भी जारी है। नोएडा प्राधिकरण ने शहर के 150 जगहों पर लगाया 1300 कैमरा, जबकि 76 जगहों पर लगाए गए हैं एसओएस बटन, ताकि जरूरतमंदों के पास जल्द पहुंचाई जा सके मदद। उत्तर प्रदेश में किसान की 17 वर्षीय बेटी का कमाल, जहां पर अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी ने दी है 100% स्कॉलरशिप। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में डेयरी प्लांट में लगे भीषण आग, इलाके में फैला बटर कड़ी मशक्कत के बाद पाया जा सका था।
पेरू में अब तक जारी है लोगों का प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों ने जाम की है सड़क, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। इराक में भीड़ ने लड़की पर किया हमला, कपड़ों को लेकर जताई आपत्ति। पुतिन की बमबारी फाइनल स्टेज पर है, युद्ध खत्म होने से पहले हो जाएगी मौत, यूक्रेन ने किया है दावा। पुतिन ने किया सीजफायर का ऐलान, आज और कल यूक्रेन पर हमले नहीं करेगी रूसी आर्मी, धर्मगुरु की अपील पर फैसला। सीजफायर को लेकर के जेलेंस्की के अधिकार का ऐलान, रूसी सेना पीछे नहीं हटी तो यूक्रेनी आर्मी नहीं रोकेगी हमले। पुतिन के सीजफायर के प्रस्ताव पर जर्मनी का बयान, कहा कि इससे न आजादी मिलेगी न ही सुरक्षा। अमेरिका फिर से करेगा युद्ध में यूक्रेन की मदद, रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3 बिलियन की सैन्य मदद करेगा यूएसए। रूसी कब्जे वाले इलाकों में विकसित करेगी रूस, इंफ्रास्ट्रक्चर रीडेवलपमेंट का पूरा खर्चा उठाएगी। पुतिन की सेना ने अपने ही साथियों के शवों को बनाया ढाल, जिसमें रूसी सैनिकों को अपने बचाव के लिए शवों को दीवार की तरह इस्तेमाल किया। रूस के हमले से थर्राया यूक्रेन, रूसी सेना ने MLRS से एक साथ दागे कई रॉकेट। यूक्रेनी मोर्चे पर लाइव बॉम्बिंग का वीडियो भी सामने आया है, रूस ने सैन्य हेलीकॉप्टर से बमबारी की। रूसी सेना के कैंप में लगी भीषण आग, बर्फबारी के बीच झुलसा रूस के सैनिकों का काफी सामान। यूक्रेन के बखमुत में जारी है रूसी हमला, जिसमें ताजा हमले में पूरी तरह से तबाह हुए कई मकान। जर्मनी ने कीव को दिया है IFVS मार्डर टैंक, अमेरिका भी यूक्रेन को जल्द भेजेगा ये टैंक। बेलारूस की सेना को मिली है रूसी टैंक की नई खेप, यूक्रेन के साथ जंग में अहम भूमिका निभाएगी। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20 में भारत को मिली हार, श्रीलंका ने 16 रन से दी मात, 1-1 से बराबरी पर सीरीज। श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी के दौरान अक्षर पटेल ने जड़ा है T20 में अपना पहला अर्धशतक, सूर्य कुमार यादव ने भी पूरी की है हाफ सेंचुरी। सेंसर बोर्ड ने फिल्म पठान से कई डायलॉग काटे हैं, बेशरम रंग गाने से बहुत तंग किया शब्द हटाया गया है, गोल्डन बिकनी की तस्वीर भी हटी है। फिल्म पठान में रॉ शब्द की जगह हमारे ने ली है, फिल्म में अशोक चक्र की जगह वीर पुरस्कार ने ली है। तालिबान की लड़कियों की पढ़ाई पर बैन को लेकर भड़के जावेद अख्तर, मुस्लिम पसंद लोग बहुत से पूछा कि क्यों नहीं कर रहे हैं विरोध। और मौलवी सैयद अली कादरी का जावेद अख्तर को जवाब, कहा कि तालिबान हिंदुस्तानी कानून नहीं मानता है और ना ही भारत के मुसलमानों को तालिबान से कोई मतलब है। और इसी के साथ आगे आपको दिखाएंगे तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कंजावला केस में 6वां आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने कार मालिक आशुतोष को दबोचा है, स्वाति मालीवाल ने केस की CBI जांच की मांग की। दिल्ली मेयर का चुनाव आज सुबह 11 बजे से वोटिंग, पीठासीन अधिकारी को लेकर के आम आदमी पार्टी और LG आमने सामने, मेयर के लिए बीजेपी की रेखा गुप्ता और आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय से जंग। जोशीमठ में जमीन धंसने के चलते NTPC और HCC कंपनियों को 2000 प्री फैब्रिकेटेड भवन तैयार कराने के आदेश, जोशीमठ में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा है, लोगों का प्रदर्शन जारी। केंद्र सरकार ने आतंकी संगठन TRF पर लगाया है प्रतिबंध, लश्कर कमांडर अबू खिबेब और शेख सज्जाद गुल आतंकवादी घोषित हो चुके हैं, लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी संगठन है TRF। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट, ठंड और बढ़ने के आसार, राजस्थान में टूटा सर्दी का 10 साल का रिकॉर्ड, कई जगह माइनस में तापमान। इन एसोसिएशन विद मुल्तानी कुका कॉफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप ना बदले। इन एसोसिएशन विद विमल, सुबह एक तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो सुबह केसरी। आशा किरण IVF, अब मां बनने का सपना हो सकता है पूरा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए मल्टीप्रैक्स कैप्सूल्स एवं सिरप। प्रेमियर AC रेजिडेंशियल स्कूल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, बिरला पब्लिक स्कूल किशनगढ़ अजमेर।
स्वागत है आपका इस बेहद खास शो में। रूस यूक्रेन जंग में अब एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ चुका है। एक तरफ पुतिन सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। पूरे 316 दिन बाद पहली बार युद्ध में पुतिन ने युद्ध विराम का ऑफर दिया था, जिसे जेलेंस्की ने सिरे से ठुकरा दिया है। युद्ध विराम से पहले पुतिन ने शांति प्रस्ताव भी रखा। शांति प्रस्ताव में कुछ शर्तें भी थी। जी हाँ, जेलेंस्की ने उस शांति प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है और ये पहला मौका नहीं है जब पुतिन ने शांति प्रस्ताव दिया हो। पुतिन इससे पहले भी बातचीत का ऑफर जेलेंस्की को दे चुका है, लेकिन जेलेंस्की बातचीत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो क्या सवाल यह है कि पुतिन के सीजफायर का मतलब है क्या? जी हाँ, क्या बैटल ग्राउंड में रूस बैकफुट पर आ चुका है? क्या वाकई में रूस के पास हथियारों की कमी आ चुकी है? 25 दिसंबर को न्यू ईयर पर सीजफायर आखिर क्यों नहीं किया गया? यूक्रेन सीजफायर को क्यों नहीं मान रहा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या बैटलफील्ड पर यूक्रेन भारी पड़ रहा है? ये तमाम बड़े सवाल अब उठ रहे हैं जिस तरीके का रवैया इन दोनों ने अपनाया है। और इसी के साथ इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध में पहली बार सीजफायर का ऐलान किया गया है। पुतिन ने युद्ध विराम का ऐलान किया है। ऐसा पहली बार इस युद्ध में हुआ है। रूस यूक्रेन की पूरी फ्रंट लाइन पर सीजफायर। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगा सीज फायर। क्रिसमस के चलते सीज फायर का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से रिवेंज मोड में है रूस की सेना और पुतिन लगातार अटैक और तेज कर रहे हैं। रूस यूक्रेन की पूरी फ्रंट लाइन पर इस वक्त सीज फायर चल रहा है। आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगा सीज फायर। और इस सीजफायर का मतलब क्या है? तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि क्या जो यूक्रेन है वो ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा है? क्या रूस के पास अब वो ताकत नहीं है? क्योंकि तमाम कयास इससे लगाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज दोपहर 12 बजे से सीजफायर शुरू होगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि धर्मगुरु की अपील पर यह सीजफायर किया जा रहा है और उसी बात को जेलेंस्की मान रहे हैं। तो युद्ध के 316 दिन में पहली बार सीज फायर। ये पहला मौका है जब युद्ध में कंप्लीट सीज फायर का ऐलान किया हो। इससे पहले पार्शियल सीज फायर